गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है ग्रेविटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। इसमें मैं आपको एक कोर्स फ्लो बता दूं क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वही जो आप पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से, F=G m1m2/r², ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर में तो सिर्फ इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो पाएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और वैल्यू ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ जी, और ग्रेविटी का वेरिएशन हाइट और डेप्थ और रोटेशन और शेप के साथ, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे ये। थर्ड लेक्चर में बच्चों हम लोग कवर करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और हो सकता है एस्केप वेलोसिटी भी कवर हो जाए, ठीक है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केपलर्स लॉ और सैटेलाइट मोशन। तो हमारा इसमें 4 से 5 लेक्चर लगने वाला है। न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हुए 6 लेक्चर तक जाएगा, ठीक है। तो अपने अंदर एनर्जी लाओ, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी होगी कि हाँ ये चैप्टर मुझे समझ में आएगा, ठीक है। फिजिक्स में जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो बच्चों को लगता है कि हाँ पिछला चैप्टर भले ही समझ में नहीं आया था, पीछे अब तक मुझे कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन यहाँ से मैं मन लगा के पढ़ूंगा और पूरा का पूरा सीखूंगा मैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो अपने अंदर एनर्जी लाओ, आसान चैप्टर है ये, पूरा का पूरा समझ में आएगा। और ये चैप्टर अगर समझ में आ गया तो आपको 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आसान लगेगा क्योंकि काफ़ी सिमिलरिटी है, ठीक है। मैं आपको इस चैप्टर पढ़ाने के बाद बताऊंगा भी कि जो यहाँ पे F=G m1m2/r² है वो वहाँ पे F=K/Q1Q2/r² हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारी सिमिलरिटी है, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर आज का, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वही पुरानी कहानी जो आप जानते हो कि सर आइजक न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, अपने सेब की बागान की रखवाली कर रहे थे, और एक सेब कुछ लोग कहते हैं उनके सर पे गिरा, कुछ लोग कहते हैं उनके सामने गिरा, ठीक है। और गिरा तो बस उन्होंने सोचना शुरू कर दिया क्या कि क्यों गिरा, है ना। और उसके बाद वो डिस्कवरी पर डिस्कवरी करते चले गए, और फिर आप कहते हो क्यों सर ने है ना सेब उनके सर पे क्यों नहीं गिर गया, ठीक है, जिन्होंने हमारे लिए इतना सिलेबस बना दिया, ठीक है। वैसे बच्चों पढ़ने वाले बच्चे ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी होता गया है वैसे आपका जो लाइफ है वो इजी होता गया है, ठीक है। अगर इतनी सारी डिस्कवरी नहीं हुई होती ना तो आप अभी भी पुराने जमाने के लोगों की तरह पत्ते पहन के, पेड़ के पत्ते पहन के घूम रहे होते, है ना, केला का पत्ता पहन के आप घूम रहे होते, ठीक है। और कभी अगर बकरी पीछे पड़ जाता तो फिर भागना पड़ जाता आपको, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलते हैं। जब आप कपड़ा पहन के बैठे हो, जब आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो, सबका सब टेक्नोलॉजी का ही देना है। धीरे धीरे साइंस ने जैसे जैसे डेवलपमेंट किया वैसे वैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हुआ, बल्ब बनना शुरू हुआ, फैन बनना शुरू हुआ। तो आज आप फैन चला के, एसी चला के बैठे हुए हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कार यूज कर रहे हो, बाइक यूज कर रहे हो, सब धीरे धीरे हुआ है ना। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि है ना न्यूटन के सर पे ही एप्पल क्यों नहीं गिर गया है ना, वो मर क्यों नहीं गया है। बहुत बच्चे कहते हैं ऐसे, ठीक है। ये कहना बच्चों गलत है। अगर ये साइंस नहीं होता, इतने सारे डेवलपमेंट नहीं होते तो आपका लाइफ जो है वो पुराने ज़माने की तरह जो मैंने बताया अभी कि पत्ता पहन के घूमने वाला होता है ना। चलिए तो शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। देखो बच्चों, 2 चार्ज आपको पता है अट्रैक्ट करता है, आपने करके देखा भी होगा, ऐसे करके रब करते हो और उसको कागज से अट्रैक्ट करवाते हो, ठीक है। तो वो केस तो खैर हम 12th में डिस्कस करेंगे, इंडक्शन वाला फेनोमेना है वो। मतलब बेसिक चीज आप ये जानते हो कि 2 अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो जानते हो आपके प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं और प्लस प्लस रिपेल करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इस यूनिवर्स का जितने भी मास है या एवरी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ईच पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर पार्टिकल, ठीक है। लेकिन अब आप पूछोगे कि सर आप कह रहे हो कि ईच पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हम 2 लोग बैठे हुए हैं, हम दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम खींच क्यों नहीं रहे हैं। तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रेविटेशन फोर्स इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। ये एकदम वीकेस्ट फोर्स है यूनिवर्स का, मतलब आप एक दूसरे को खींच पाओ इतना फोर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी कि 50-50 किलोग्राम का आदमी बैठा हुआ है तो कितना फोर्स लगा रही है, मैं बताऊंगा अभी। पहले आते हैं अपने स्टेटमेंट पे कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर पार्टिकल विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मींस मान लिया हमने सपोज किया कि 2 मास है, एक m1 है एक m2 है, ठीक है, और रखे हुए हैं ये r डिस्टेंस पे, करेक्ट है। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस,
ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे कांस्टेंट से रिप्लेस किया गया है ना, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिया गया, जहाँ पे g क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वह g की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, ठीक है। और यूनिट हमने निकालना सिखाया हुआ है कौन से चैप्टर में, यूनिट डायमेंशन वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों g की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और r क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू मास, करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आ गया। g का यूनिट निकालना भी, डायमेंशन निकालना भी आ सकता है, यूनिट निकालना भी हमने सिखाया हुआ है, ठीक है। g का डायमेंशन निकालना हो तो क्या करोगे, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, g का फॉर्मूला होगा हमारा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। और सब वैल्यू पुट कर दोगे आप, f का पुट कर दोगे m l t -2, आर स्क्वायर का l स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया l क्यूब, और यहाँ पे हो गया m का स्क्वायर, है ना, यहाँ से आ गया m -1 l क्यूब t -2, ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, तो एक बात तो समझ गए आप कि दो बॉडी के बीच, सॉरी दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्ट ऑफ मास के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। यहाँ तक तो पता लग गया आपको। नेचर जो है बच्चों इसका हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, नोट करके लिख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है हमेशा बच्चों, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। यूनिट जान गए इसका, आप डायमेंशन जान गए, फॉर्मूला जान गए। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, देखो दो मास ले लिया हमने, एक m1 ले लिया, एक m2 ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, करेक्ट है। तो इस m1 मास को m2 खींचेगा तो इस फोर्स को आपको कहना पड़ेगा बच्चों F12, ठीक है। F12 मतलब होता है बच्चों कि फोर्स ऑन मास 1, फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू कौन सा मास, ड्यू टू मास 2, ठीक है। ये बच्चों होता है F12 का मतलब, ठीक है। और F21 मतलब क्या होता है, देखो 2 को कौन खींचेगा, 1 खींचेगा, है ना। तो F21 मतलब होता है बच्चों कि फोर्स ऑन 2, है ना, मास 2, फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1, ये होता है बच्चों F21 का मतलब, करेक्ट है। तो ये ले लिया हमने F21, ठीक है। अच्छा, जो F21 होगा इसी लाइन पे आपको लिखना पड़ेगा एक और बच्चों R12, ठीक है। और इसी लाइन पे बच्चों आपको लिखना पड़ेगा एक और R21, ठीक है। अब R12 क्या होगा, तो R12 होगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। और वैसे ही आप कह सकते हो कि R21 होगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या निकालना है, मान लो आपको F12 निकालना है, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला क्या लोगे, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप F12 है तो यहाँ पे R आप 21 लोगे, ठीक है, R21 का स्क्वायर, चलो वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लोगे, F12 है तो R12 का ही लोगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे अगर आप स्क्वायर ले रहे हो तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ बच्चों आप वेक्टर लेना चाहते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो F12 इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R21 का स्क्वायर, सॉरी Q ले लेना यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे R12 वेक्टर लोगे, पता है क्यों, देखो हमने सिखाया है आपको कि ए कैप जो होता है हमारा वो ए वेक्टर अपॉन उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप जब वेक्टर का, देखो ये वाला था जब हमारा, ठीक है, तो ये क्या था, ये अपॉन ये था, जब आपने ये ले लिया ए, है ना, जब आपने ए वेक्टर ले लिया तो उस केस में क्या होगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के, ठीक है। तो जब हमने वेक्टर का फॉर्म में लिया, है ना, जब हम ए वेक्टर लेंगे तो क्या होगा, ये ए कैप इंटू ए, ठीक है। तो ये हमारा ए कैप इंटू ए जो था इसका जाके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, नहीं समझ में आया, मीन्स R12 था यहाँ पे, R12 को हमने क्या किया, R21 के टर्म में किया, ठीक है। तो R21 जो होता है ना हमारा, अगर यहाँ से देखो, चलो और मैं दिखाता हूँ मिटा के, आप देखो यहाँ से जो हमारा वेक्टर है, आप इसको कह सकते हो यहाँ पे ये आपका यूनिट वेक्टर था, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, वो वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो जो इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो गया और इसको क्यू कर दिया, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर
वेक्टर के फॉर्म में क्यू कैसे हो गया, आया समझ में कि पहले जब स्क्वायर जब होता है उस टाइम बच्चों ये यूनिट वेक्टर रहता है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के इसको क्यूब कर देता है, ठीक है। तो ये आगे आपको F12 निकालना है, ऐसे ही आप F21 भी निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला होगा GM1M2 बाई यहाँ पे R बच्चों आप 1 2 का स्क्वायर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका वही रहेगा, है ना, R21 ही रहेगा, ठीक है। और अगर क्यू फॉर्म में करना हो तो क्या करोगे, तो GM1M2 बाई R12 का क्यू कर दोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर लेना पड़ेगा। आसान है। तो यहाँ से देख के लग रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। F12 जो होता है बच्चों वो इक्वल होता है F21 के, लेकिन साइन देखो ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, ठीक है। तो साइन क्या है इनके, अपोजिट। एक और चीज मैंने जो साइन कन्वेंशन पढ़ाया था आपको कि ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव इन नेचर है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको माइनस साइन लगा के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना आप एक माइनस साइन लगा के लिखना, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स को माइनस साइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपको। और दूसरा क्या समझ में आ गया कि F12 जो माइनस ऑफ F21 है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। क्यों, न्यूटन थर्ड लॉ बताया था हमने, एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये थे बेसिक से आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट, जो कि आप ये वाला पार्ट आप 9th में पढ़े होंगे, ये वाला पार्ट जो है आपका नया है, ठीक है। अब इस पे हम लोग बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। मैंने पहले से आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, थोड़ा सा पहले इसको मिटा लूँ। पहले से इसमें हमने कोई और लेक्चर लिया था, उसमें सॉल्व करवाया था। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, गर्मा गर्म क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। देखो क्या है कि दो स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m1 और m2, ठीक है, d डिस्टेंस पे हैं, और एक थर्ड पार्टिकल लेइंग ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पार्टिकल, एक थर्ड पार्टिकल हमारा स्मॉल m है, एक्सपीरियंस नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो मास है इसको कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1, मतलब मान लो कि ये डिस्टेंस अगर r है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब r कितना, ये तो कह रहा है। चलिए अब बच्चों अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब क्या, इसका मीन्स देखो ये वाला मास जो है इसको इधर खींच रहा होगा, है ना, और ये वाला मास इसको इधर खींच रहा होगा, है ना, और दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तभी तो इसमें नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि कह रहा है कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब जितने से मैं इधर खींच रहा हूँ उतने से ये भी इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स 0 है ना। तो आप कह सकते हो बच्चों कि इफ नेट फोर्स ऑन, है ना, मास m इज 0, इसका मतलब इधर वाला फोर्स कितना हो गया, Gm1m बाई आर स्क्वायर इक्वल होगा Gm2m अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, d माइनस आर, है ना, ये r है तो ये कितना हो गया हमारा d माइनस आर, तो d माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से g ये सब कट गया, ठीक है। m1 बाई आर स्क्वायर आ गया हमारा m2 बाई d माइनस आर के स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ से बच्चों आप कह सकते हो इट इम्प्लाइज कि m2 बाई m1, ठीक है, m2 बाई m1 हो गया हमारा d माइनस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों को साथ ले लिया हमने, है ना, d माइनस आर अपॉन आर, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से आप कह सकते हो बच्चों, और आगे मैं सॉल्व करूँ इसको, यहाँ ले लेता हूँ मैं कि m2 बाई m1, आप कह सकते हो यहाँ से d बाई आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इधर ले आऊँ क्या, इधर ले आता हूँ मैं इसको रूट को, ठीक है, m2 बाई m1 अब करेक्ट है। अब 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ d बाई आर इक्वल टू, इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों रूट अंडर m2 प्लस रूट अंडर m1 बाई रूट अंडर m1, ठीक है। इधर 1 ला करके सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो यही आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है आपसे, r पूछा जा रहा है ना, तो r को इधर भेजो, बाकी सबको इधर भेजो, तो r हो जाएगा बच्चों हमारा d टाइम्स रूट अंडर m1 अपॉन रूट अंडर m1 प्लस रूट अंडर m2। ऐसा समझ में क्या किया हमने, r को इधर भेजा, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कुछ बच्चों का ये वीक रहता है, तो हमने ये सब ना बेसिक मैथमेटिक्स में करवाया हुआ है, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये r यहाँ आ गया, ये m1 इधर चला गया, देखो d टाइम्स रूट अंडर m1 और ये वाला टर्म नीचे आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हो गया। कभी भी आपसे पूछे कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई करेगा, कहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, तो ऑप्शन होगा उसका d टाइम्स, यानी कि जो भी सेपरेशन है, सेपरेशन टाइम्स रूट अंडर m1, अगर m1 से पूछ रहा है तो m1 रूट अंडर m1 प्लस m2।
अगर यही m2 से पूछता तो उस केस में जो r होता हमारा वो d टाइम्स रूट अंडर m2 अपॉन रूट अंडर m1 प्लस रूट अंडर m2, ठीक है। कब? जब अगर m2 से डिस्टेंस पूछता तो, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, क्योंकि यहाँ पे उस केस में m2 लेते और सॉल्व करते ऐसा आ जाता। तो इसको ध्यान में याद कर लो ध्यान से, ये आपके 12th में भी आने वाला है। ये 2 चार्ज रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई करता है, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए, मजा आया, गर्मा गर्म आंसर भी मिल गया आपको, गर्मा गर्म क्वेश्चन भी था, ठीक है। चलिए, मजे आ गए आपको। और देखते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि फुल एंटरटेनमेंट हो आपको, है ना। आज का फुल आज बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाला है, काफ़ी मजा आने वाला है आपको। देखो, 3 इक्वल मास प्लेस्ड हैं कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है। ये बना दिया हमने स्क्वायर जिसका कि साइड ए ले लिया हमने, ठीक है, और 3 मास हमने रख दिए इस पे m, ठीक है। चलो इसको मिटा के थोड़ा सा खूबसूरत सा m बनाऊं। ये ले लिया हमने m, ये ले लिया हमने m, और ये ले लिया हमने m, ठीक है। साइड क्या है इसका? a, है ना, साइड a, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट 4th कॉर्नर। मतलब यहाँ पे बच्चों एक यूनिट मास, मतलब m इक्वल टू 1 किलोग्राम कुछ रखा हुआ है, ठीक है। यूनिट मतलब क्या? 1, ठीक है, ये रखा हुआ है। आपसे इस पे नेट फोर्स पूछ रहा है ना। कैसे निकालोगे? देखो, ये जो मास है बच्चों यहाँ पे 1 किलोग्राम का, उसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, अलग कलर से निकालूं मैं पेन से, ये भी खींच रहा होगा। कितने फोर्स से? तो GM, और ये m की वैल्यू तो 1 ही है बच्चों, है ना, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर ये स्मॉल m होता तो क्या लिखते हैं आप? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपके आसानी के लिए इन्होंने m को 1 ले लिया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये भी खींच रहा होगा इधर, कितने से? GM बाई a स्क्वायर से, करेक्ट है। अच्छा, ये भी खींच रहा होगा क्या? हाँ, ये भी खींच रहा होगा, ठीक है। कितने फोर्स से? तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये भी खींच रहा है GM बाई a स्क्वायर से। नहीं बच्चों, आप गलत हो। ये डिस्टेंस लेंगे, और ये डिस्टेंस कितना है? √2 है। अगर ये a है, ये भी a है, तो ये क्या होगा? √2 है। हाइपोटेनस होगा ना बच्चों ये इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो आप क्या हो गए? √2a का स्क्वायर से, ठीक है, इतने से। आया समझ में? मतलब इस मास को 3 फोर्स खींच रहा है, एक इधर की तरफ कितने से? GM बाई a स्क्वायर से, एक इधर की तरफ कितने से? GM बाई a स्क्वायर से, और एक इधर की तरफ GM बाई √2a का स्क्वायर। करेक्ट है? यहाँ तक नेट फोर्स निकालना है आपको। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वेक्टर का, ठीक है। देखो, वेक्टर में बच्चों आपने पढ़ा था, मान लो एक और एग्जाम्पल ले लूँ मैं, कि ये 2 न्यूटन का फोर्स है, ये 2 न्यूटन का फोर्स है, और ये 5 न्यूटन का फोर्स है। 3 फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, नेट कितना, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो जो 90 पे है, ठीक है। तो 2 का होगा बच्चों रिजल्टेंट इसी लाइन में कितना? 2√2, 90 डिग्री पे 2 वेक्टर है। तो बताया था हमने 5 का 5√2 है ना, 10 का 10√2 बताया था ना मैंने आपको। 2 इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो √2f हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो F नेट होगा बच्चों वो होगा 5 प्लस 2√2 न्यूटन, क्योंकि 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में पहले से था, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आया, कितना? 2√2। आंसर कितना होगा? 5 प्लस 2√2, करेक्ट है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे आप, ठीक है। GM बाई a स्क्वायर, GM बाई a स्क्वायर है ना, इन दोनों, मतलब अगर मैं इसको, ये समझ में आ गया, इसको मिटा दूं मैं, या यहाँ लिख दो, चलो, कि ये GM बाई a स्क्वायर और ये GM बाई a स्क्वायर का रिजल्टेंट होगा बच्चों √2 टाइम्स GM बाई a स्क्वायर, ठीक है। और एक और है इस लाइन में, है ना, इस लाइन में एक और है, क्या? GM बाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों? इसको भी अगर सॉल्व करोगे आप तो GM बाई 2a स्क्वायर आएगा, √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको, तो F नेट का जो आंसर आएगा बच्चों, आप क्या करो? GM बाई a स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ बच गया √2 और यहाँ बच गया हमारा 1/2, ठीक है। यही आंसर होगा, ऑप्शंस यही होते हैं आपके, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे चुटकियों में कर दिया हमने क्वेश्चन, है ना। आपने कर लिया क्वेश्चन तो पीठ ठोको अपना, शाबाशी दो अपने आप को, कर लिया आपने, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएंगे, मैग्नेटिक में भी आएंगे, ठीक है। 2-3 वायर रखे होंगे और उन पे भी नेट फोर्स पूछा जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 चैप्टर में आते हैं ये, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, ठीक है। ट्रायंगल वाले भी आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ट्रायंगल वाला हो सकता है, इसको भी मैं मिटा दूं। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों
कि टू पार्टिकल इज इक्वल टू मास m, ठीक है, आर मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, मतलब ये कोई सर्कल बना दिया हमने रेडियस r का, ठीक है। अब यहाँ भी एक m मास है और यहाँ भी एक m मास है, यही तो कह रहा है। अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अच्छा देखो, अंदर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा बच्चों, इसको मैं यहाँ से r मिटा दूँ, यहाँ लिखता हूँ, अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, तो GM यानी कि कैपिटल M, और डिस्टेंस इनके बीच का कितना है 2r का स्क्वायर है ना, तो 2r का स्क्वायर ये लग रहा होगा इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया था कि रोटेशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दीज, ठीक है। और बाहर की तरफ कितना फोर्स लगेगा बच्चों, तो mv²/r। ध्यान रहे कि mv²/r वाले फॉर्मूले में r जो होता है वो ये लेते हैं, जबकि Gm1m2/r² वाले फॉर्मूले में r जो होता है वो इनके बीच का सेपरेशन होता है, करेक्ट है। अब अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये वाला फोर्स जो होगा हमारा ये वाले फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कंसेप्ट भी हमने समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि Gm² अपॉन ये सॉल्व करोगे तो 4r² इक्वल होगा हमारा mv²/r के, ठीक है। r ने r को मार गिराया, m ने m को मार गिराया, ठीक है। तो यहाँ से v जो हो गया बच्चों हमारा वो हो गया Gm/4r का रूट, करेक्ट है। और इसको आप सॉल्व करके कह सकते हो 4 को बाहर निकाल लो 1/2 Gm/r, ठीक है। तो ऑप्शन आपके ये दोनों में से कोई भी, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत आसान था क्वेश्चन, मजा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन और मजेदार हो सकता है मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है मजेदार है ये भी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख लूँ, ठीक है। 3 पार्टिकल है, ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टिकल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a, फोर्स एक्टिंग, ठीक है। तो मैं ये बना दिया हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों पे मास रखा हुआ है इक्वल इक्वल कितना कितना m, ठीक है। अब इट इज इंटेंडेड दैट द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, ठीक है, मतलब ये जो है एक सर्कल में मूव करे, ऐसा चाह रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ इनको मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हाइल मेंटेनिंग देयर ओरिजिनल सेपरेशन, ठीक है। तो रेडियस, उस केस में जो रेडियस होगा बच्चों ये वाला रेडियस होगा, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अब व्हाइल मेंटेनिंग ओरिजिनल सेपरेशन फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन, मतलब इसको कितना वेलोसिटी दे दिया जाए, है ना, ईच पार्टिकल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे और टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। 3 मास ले लिया हमने, करेक्ट है। इक्विलैटरल ट्रायंगल था, साइड दिया हुआ है क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ठीक है, साइड भी दिया हुआ है, सही है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या क्या करेंगे पहले से समझो। पिछले क्लास में हमने आई थिंक ये हमने बताया हुआ, आई थिंक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ मास में, हाँ सेंटर ऑफ मास में बताया हुआ है ये, ठीक है, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, तो ये वाली हाइट हम कैसे निकालते हैं ये वाला बताया हुआ है हमने आपको, मोमेंट सेंटर ऑफ मास। हाँ तो ये जो है बच्चों हमारा ये मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो आप एक चीज समझ लो कि ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ठीक है, और सारे के सारे एंगल कितने होते हैं 60, ठीक है। तो हमने बताया था थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होता है हमारा हाइपोटेनस टाइम साइन थीटा, यानी कि √3a/2 होगा बच्चों इस मीडियन का हाइट, ठीक है, चाहे इस मीडियन की बात करें या इस मीडियन की बात करें, ये होगा √3a/2। उसके बाद बताया था हमने कि ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है सेंट्रोइड, ठीक है, तो ये जो सेंट्रोइड है ये ऊपर वाले और नीचे वाले को, इसको 1:3, मतलब ये इसका 1/3 पार्ट नीचे होगा, 2/3 पार्ट ऊपर होगा, ठीक है। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए ये वाला पार्ट, यानी कि हमें चाहिए इसका 2/3 वाला पार्ट, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होगा हमारा वो होगा टोटल इसका आपका 2/3 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 जाएगा, √3 से ये जाएगा बच्चों √3 टाइम्स, और ये ऊपर वाला पार्ट आएगा a/√3, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट कितना आएगा आपका a/√3, मतलब आप कह सकते हो कि ये डिस्टेंस जो है हमारा ये आया a/√3, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में, उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा और उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, कितना a/√3।
तो इस पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो होगा mv² और रेडियस जब क्या ले लोगे आप a/√3, ठीक है। तो a/√3 का √3 जो ऊपर आ जाएगा, है ना, a/√3 का √3 ऊपर आ जाएगा। चलो अब अंदर की तरफ, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो बाहर की तरफ mv² लग रहा होता है और अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो अब ये दो फोर्स है ना, इनका रिजल्टेंट कितना होगा ये देखना होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एक फोर्स हो गया, ये एक फोर्स हो गया, ठीक है। फोर्स कितना हुआ, तो gm² और ये भी कितना हुआ, तो gm² सेम वैसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ भी एक फोर्स यहाँ होगा gm² क्यों, दो मास है ना, m दोनों इक्वल मास है ना, mm और a डिस्टेंस, तो कितना gm²/a²। यहाँ भी सेम वैसे ही दो फोर्स, ठीक है। अब gm²/a², ठीक है। अब यहाँ पे आएगा बच्चों वेक्टर का कॉन्सेप्ट। क्या कहता है वेक्टर, वेक्टर कहता है कि अगर दो फोर्स 60 डिग्री, वेक्टर का रूल कहता है कि अगर दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट जो है उसका वो √3f हो जाता है। अगर कब 60 पे हो, तब दो इक्वल फोर्स अगर 60 पे हो तो कितना रिजल्टेंट होता है, √3f। अगर दो इक्वल फोर्स 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट √2f हो जाता है। और अगर दो इक्वल फोर्स 120 के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट f ही रहता है। ऐसा मैंने पढ़ाया बच्चों वेक्टर में, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एक टॉपिक होगा, आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां से आप चेक कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा वो √3f होगा, है ना। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अंदर की तरफ फोर्स कितना हो गया, √3f, है ना, यानी कि √3 और f की वैल्यू कितना हो गई, gm²/a², ठीक है। अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ कितना हो गया हमारा √3mv²/a, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो mv²/r किसके इक्वल होगा, अंदर के सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, ठीक है। चलिए, √3 से √3 ने मार दिया, m से एक m मार दिया, ठीक है, और एक a से एक a मार दिया। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आया बच्चों हमारा आया √gm/a, ठीक है। क्या आ गया, वेलोसिटी। चलिए, कुछ पार्ट तो हमारा क्लियर हुआ, इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। अब एक चीज़ और आपसे पूछ रहा है, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है हमारा 2πr/v, जहाँ पे r क्या होता है इसका रेडियस, है ना। तो यहाँ पर रेडियस की जगह क्या रखेंगे हम, रेडियस की जगह पर हम रखेंगे a/√3। तो ये आएगा 2π, r के जगह पर रख देंगे a/√3 और v की जगह पर ये फॉर्मूला रखेंगे। तो ये अपॉन में है तो ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, a/gm हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो 2π/√3 और इस a को अगर आप रूट के अंदर भेजना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा aq/gm, क्योंकि बाहर अगर ये a है रूट में जाएगा तो a² बन के जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों यहाँ से आपका आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, हार्ड था, आसान था बच्चों, बस दो कॉन्सेप्ट थे। एक तो कॉन्सेप्ट था कि सेंट्रोइड जो है हमारा जो डिवाइड करता है इसका मीडियन को, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है हमारा ये 2/3 होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है। तो ये कर लिया। और एक कॉन्सेप्ट था कि दो वेक्टर 60 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट जो होता है वो √3f होता है, ठीक है। 60 डिग्री पे कितना हो गया था हमारा √3f, देखो √3f, ठीक है। यहाँ से कहता हूँ मैं रूट, रिजल्टेंट जो है वो कितना आएगा √3 टाइम्स f, यानी कि gm²/a², ठीक है। चलिए, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद है बच्चों हमारा कि दो सॉलिड स्फीयर है सेम साइज का, ठीक है, ऑफ सर्टेन मेटल रेडियस r, मतलब दो स्फीयर ले लिया हमने टच करते हुए, ठीक है। एक का रेडियस r और इसका भी रेडियस r, ठीक है, करेक्ट है, ओके। और प्लेस्ड है डिस्टेंस एट विच इज अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ रखा हुआ है। डिस्टेंस इनके बीच का वैसे 2r हो जाएगा क्योंकि r इनका रेडियस है। आपसे पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो मान लिया कि इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, सेम ही मास है क्योंकि सेम साइज है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है तो जानते हो आप, क्या होगा gmm, यानी कि m²/2r का स्क्वायर। और मास नहीं गिवन है, तो मास नहीं गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, और वाला फार्मूला ρ/v, ठीक है। तो रो यानी कि रो ले लिया और v क्या ले लिया हमने 4/3πr³, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर दिया। नीचे क्या ले लिया हमने, हो गया ये 4r², करेक्ट है यहाँ तक। अब ये होगा g⍴, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 16/9πr6/4r²,
स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना बच्चों, यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंसी चेक करके बताना है कि r के पावर 6 या 4 या q। देखो मैं इसको अगर काटूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, r का पावर 4, ठीक है। इसका मतलब फोर्स डिपेंड कर रहा है बच्चों r के पावर 4 पे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी करेक्ट है। आसान था, कुछ भी नहीं करना है। फोर्स आपसे पूछ रहा है किस पे डिपेंड करता है ना। तो अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, पहला ही ऑप्शन आर स्क्वायर दिया था, लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि फोर्स तो सर ने पढ़ाया हुआ है Gm1m2 r², सीधा वो आर स्क्वायर मार के आते और अपना 5 नंबर का नुकसान कर बैठते, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भी आसानी है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मास m है, ठीक है। एक मास हमने ले लिया m, ठीक है, और इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, मतलब m और m माइनस m, which are separated by a certain distance, what ratio will maximize the gravitational force between them। मतलब मान लो कि 10 किलोग्राम का मास है, तो इनका पूछना है कि 10 किलोग्राम का मास को 2 किलोग्राम और 8 में तोड़ना चाहिए, या 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम में तोड़ना चाहिए, या 4 किलोग्राम या 6 किलोग्राम, मतलब कितना कितना में मैं स्प्लिट करूं कि इनके बीच का फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए बच्चों हमेशा क्या करते हैं हम लोग, df जैसे आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, df/dm क्या करोगे, 0 करोगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ। तो इस मास को दो पार्ट में स्प्लिट करना है हमें, एक m लेना है मतलब कि 2 किलोग्राम और एक 8 किलोग्राम इस टाइप का, ठीक है। और उसके बाद सेपरेट कर देना है ना, सर्टेन डिस्टेंस पे। तो चलो एक ले लिया हमने स्मॉल m और एक ले लिया हमने कैपिटल M माइनस m, ठीक है, और इनको सेपरेट रख दिया हमने r डिस्टेंस पे, करेक्ट है। अब इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा बच्चों, इनके बीच फोर्स होगा Gm और m माइनस m अपॉन r², ये होगा इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मैं कह सकता हूं g, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो mm माइनस m² बाई r², ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट रेशियो विल मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कभी भी बच्चों फोर्स को मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम इनवा कॉन्सेप्ट हमने सिखाया हुआ है, उस केस में क्या करोगे आप, df/dm इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इनवा कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो चलो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, मतलब मैं करूँगा d/dm ऑफ किसका, इस वाले फोर्स का, ठीक है, g है ना, इसको ब्रैकेट ले लूँ मैं, Gm माइनस m² है ना, ये कैपिटल M है, ठीक है, माइनस ये स्मॉल m का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन r²। इसको आपको डिफरेंशिएशन करके इसको 0 करना है, ठीक है। तो देखो 0 करोगे बच्चों तो इस r² को भी इधर भेज दो, g को भी इधर भेज दो, मतलब आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है इस वाले पार्ट का, किसका, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना है d/dm करना है आपको कैपिटल M माइनस m² का। क्या किया मैंने, r² को भी 0 को इधर भेज दिया और g को भी यहाँ नीचे भेज दिया, ठीक है। अब सिर्फ इतने का डिफरेंशिएशन आपको 0 करके और यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसका डिफरेंशिएशन सिखाने से पहले एक अच्छा सा सिखाऊं कि आप अगर आपको कहें कि 2x माइनस x² का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, 2x का कह दोगे आप 2 और माइनस x² का क्या कहोगे 2x, ऐसे तो कहोगे। तो यहाँ भी बच्चों ये जो कैपिटल है ये कांस्टेंट है और स्मॉल m वेरिएबल है, जो कि आपको पता करना है कि कितना तोड़े, उसमें से 2 किलोग्राम तोड़ूं 10 में से या 3 किलोग्राम तोड़ूं, है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो होगा हमारा कैपिटल M माइनस 2m इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से अब m इक्वल टू ले जाओगे आप 2m और यहाँ से m इक्वल टू आएगा हमारा m/2, ठीक है। मतलब बच्चों कि व्हाट रेशियो, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि स्मॉल m बाई कैपिटल M जो होगा हमारा 1/2, ठीक है। मतलब दो मास को अगर इक्वल पार्ट में आप ब्रेक करोगे, दो मास को आप इक्वल पार्ट में तोड़ोगे और r डिस्टेंस सेपरेट करोगे, तभी उनके बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 12th क्लास में भी आ सकता है, वहां भी होगा कि एक चार्ज हमारे पास कैपिटल Q है ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक हमने Q ले लेना है, एक क्या बचेगा फिर Q माइनस Q ये ले लेना है, ठीक है, और r डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। तो ये स्मॉल q की क्या वैल्यू होगी, है ना, स्मॉल q की क्या वैल्यू होगी, q/4 होगा या q/2 होगा, क्या होगा कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो वहां भी ऐसे ही करेंगे, वहां भी आप फोर्स लिखेंगे k q माइनस q अपॉन r² इक्वल, इसका आप क्या करेंगे df/dq करेंगे, क्योंकि आप ब्रेक कर रहे हो स्मॉल q को, स्मॉल q निकालना है, ठीक है। कितना है ये पता नहीं, कैपिटल Q तो पता है आपको, नोन है,
तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा बच्चों आपका, यहाँ भी आपका स्मॉल क्यू आएगा कैपिटल क्यू बाई 2। ऐसा समझ में बहुत आसान था। क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन इसको करने में डरना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे m कांस्टेंट है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन सेम ऐसा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो पावर से यहाँ पे हमने एम स्क्वायर का पता ही है आपको, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वैसे ही एम स्क्वायर का 2x होता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 6 क्वेश्चन कर लिए और जान लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा था या सामने सेब गिरा था, है ना। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा आपको। और न्यूटन के सामने जो सेब गिरा था वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, ये भी जान गए आप। मैंने बता दिया आपको, नहीं तो आप क्या कर रहे होते, पत्ता पहन के घूम रहे होते हैं ना, और आपके पीछे क्या बकरी पड़ जाती है, ठीक है। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज के लेक्चर को।